गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैंने आपको पाठ राजस्थान की जो रजत बूंदें हैं उसके बारे में बताया था, जिसके लेखक है अनुपम मिश्र। तो आपने पाठ में जाना था, कुआं कुएं के बारे में जाना था कि कुआं क्या होता है, कुएं क्या होता है ना। कुआं जो होता है वो 150 हाथ की खुदाई करके कुआं बनाया जाता है, जबकि कोई 50-60 हाथ के कुएं बनाई जाती है। और कुएं बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं उनको चेलबाजी कहा जाता है। चेलबाजी होते हैं वो क्या करते हैं, कुएं की खुदाई करते हैं और जो एक विशेष तरह की कला के अंदर दक्ष होते हैं, है ना, निपुण होते हैं। फिर आपको मैंने वहाँ पे मिलने वाले जल के प्रकार बताए थे। जल कौन कौन सा था, पाताल पानी, पालर पानी और रेजानी पानी के बारे में जाना था। हमने खेत के बारे में जाना था, खेत एक प्रकार की घास है जिससे क्या रस्सी बनाई जाती है। फिर हमें चड़स के बारे में जाना, चड़स अर्थात चमड़े का थैला जिससे कुएं में से पानी निकाला जाता है। तो और जो तेजारू होते हैं, जो मिस्त्री चेलबाजी मिस्त्री होते हैं, पहले क्या होता था जब वो कुएं बनाते थे तो वहाँ के लोग क्या करते थे, उनको हर तीज त्योहार देते थे और जो कोई भी फसल होती थी उसका एक हिस्सा उनके लिए रख दिया जाता था और कोई भी शादी ब्याह के अवसर पर उनको बुलाया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब केवल उनको मजदूरी दी जाती है, उनसे काम कराया जाता है। चेलवान जी होते हैं कुएं खोदने के लिए अपने सिर पर हमेशा कांसे या पीतल का एक बर्तन होता है, उसको सिर पर लगा कर रखते हैं, टोप की तरह पहनते हैं, ताकि उनको कोई इससे जब मिट्टी को, रेत को, कंकड़ को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि उनके सिर पर चोट ना लगे, तो इससे बचने के लिए वो पहनते हैं। फिर हमने आपको उनके बसोली के बारे में बताया था। बसोली क्या थी, बसोली जो था वो एक प्रकार का छोटी डंडी का छोटा सा फावड़ा जैसा औजार होता है, जिसे कुएं को खोदने में काम में लिया जाता है। अब जो कुएं का पानी होता है वो कैसा बताया था बेटा, कुएं का पानी मीठा होता है, कुएं का पानी खारा होता है, इसलिए पाठ का नाम राजस्थान की रजत बूंदें रखा गया है, रजत अर्थात सोना। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है बेटा वो कुछ इस प्रकार से है। पहले प्रश्न में पूछा है कि क्या कहते हैं, जो वो होते हैं आजकल क्या हो रहा है बेटा कि राजस्थान में पूछा, इसमें जो पहला प्रश्न है वो है राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। आपको मैंने कुएं के बारे में बताया था बेटा, कुएं क्या होती है, कुएं से छोटा, कुएं से छोटे दुख को कुएं कहते हैं ना बेटा। और इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। तो राजस्थान में जो कुआं होता है वो 150-200 हाथ पर निकल कर आता है और इसका पानी कैसा होता है बेटा, कुएं का पानी खारा। लेकिन जो कुएं होती है वो 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी पर बनाई जाती है और जिसमें क्या होता है, वर्षा का जल इकट्ठा होता है और इसका जल कैसा होता है, मीठा होता है। और अगर ये जल भूमिगत जल से मिल जाए तो ये जल कैसा हो जाता है बेटा, खारा। तो हमने कुएं के बारे में जाना कि जो कुएं होती है वो कुएं से छोटी होती है, जिसका आकार केवल कितना होता है बेटा, 10-15 हाथ से लेकर 50-60 नीचे खंडिया पत्थर की एक पट्टी पर बनाई जाती है। तो हमने कुएं के बारे में जान लिया। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपको कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं, जाने और लिखें। तो बेटा आपको पता है कि जो पानी है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पाठ हमें इस समस्या के प्रति सचेत करता है कि यदि हमें पेयजल समस्या से निपटना है तो जल को व्यर्थ नहीं गंवाना होगा। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक है बताना चाहते हैं कि जो हमारे पर्यावरण है आजकल क्या होता जा रहा है बेटा, बदलता जा रहा है। और बदलते पर्यावरण के कारण क्या हो रहा है, जो पेयजल है वो एक विश्व स्तरीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है और भविष्य में जल संकट और गहराने की संभावनाओं को व्यक्त कर रही है। अब क्या बात है बेटा कि हमें क्या करना है, इसमें लेखक हमें बताना चाहता है कि लेखक ने मरुभूमि क्षेत्र में मिलने वाली कुइयों के माध्यम से बताया है कि वे लोग पानी की एक एक बूंद पाने के लिए कितना कठोर परिश्रम करते हैं, किस प्रकार पानी की एक एक बूंद को बचाकर रखते हैं। इस विषय में आम जन को सुनिश्चित करना आवश्यक है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से ये संदेश भी दिया है कि हमारे देश के अनेक राज्यों में पेयजल संकट से जूझने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नदी झरनों के पानी को संग्रहित किया जा रहा है, बांध निर्माण करके पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है, नहरें, कुएं, तालाब, बावड़ियों का निर्माण किया जा रहा है और विभिन्न राज्यों में लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए क्या हो रहा है, जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक जो है वो बनाए जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया जा रहा है। विज्ञापन, नारे एवं वर्ग चित्रों के प्रस्तुतिकरण के से लोगों में पेयजल प्रदूषण एवं उसके व्यर्थ होने से बचाने के लिए संदेश प्रसारित किए जाते रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, तेजारों के साथ
गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो चिजारो क्या होते हैं, चिजारो जो होते हैं वो कुएं का निर्माण करने में एक्सपर्ट होते हैं, जो कुएं को अच्छे से बनाते हैं और वो इस कला में बहुत दक्ष होते हैं, उनको हमने कहा है चिजारो। अब क्या करता है कि जो चिजारो थे पहले के समय में क्या होता था कि चिजारो के साथ ग्रामीण का आत्मीय यानी कि एकदम पारिवारिक रिश्ता था, और क्या करते थे वो उनके साथ बिल्कुल जुट जाया करते थे। आज प्रथा के अनुसार चिजारों को तीज त्योहार पर भेंट दी जाती थी, वर्ष भर उन्हें फसल का हिस्सा दिया जाता था। परंतु अब बदलते माहौल में कुशल एवं खानदानी चिजारों के अतिरिक्त अन्य कारीगरों के आ जाने से ये प्रथा ढीली सी पड़ गई। अब लोग उनका जैसे पहले होता था आदर सत्कार ऐसा नहीं कर पाते, अब क्या करते हैं लोग केवल उन्हें ये कार्य की मजदूर देते हैं और मजदूर देकर उनको विदा कर देते हैं। अगला प्रश्न, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक बताना चाहता है कि जो कुइयां होती है निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन पर ग्राम समाज का अंकुश रहता है। हर एक ग्राम, क्योंकि क्या होता है कि ये किसी के घर में पर्सनली नहीं बनाई जाती है बेटा, ये गांव की सार्वजनिक भूमि पर बनाई जाती है। हर एक ग्रामीण अपनी अपनी कुइयां हैं, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। फिर भी इस क्षेत्र में बनी कुइयां गांव समाज की सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, कारण उस जगह बरसने वाला पानी वर्ष भर नमी की तरह इनमें सुरक्षित रहेगा। इस नमी के साल भर कुइयों में पानी भरा रहेगा। ये सब कुछ एक प्रकार से पहले से तयशुदा नमी का बंटवारा माना जाता है। इसलिए निजी होते हुए भी कुइयां जो है ग्राम समाज का अंकुश उन पर बना रहता है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पताल पानी, रजानी पानी। तो बेटा आपको मैं बता चुकी हूँ कि क्या हुआ है, पानी को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग थे? वो पालर पानी, पताल पानी, रजानी पानी। तो जो पानी सीधे बरसात से मिलता है उस पानी को क्या कहा गया है बेटा? उस जो पानी सीधा बरसात से मिलता है जैसे नदी में, तालाब में आदि से प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं हम पालर पानी। और पताल पानी क्या है? यानी उस भूतल को कहते हैं जो कुएं के माध्यम से मिलता है और जिसका जो जल होता है वो कैसा होता है बेटा? खारा। पताल पानी भूमिगत जल से प्राप्त जल को पताल पानी, जिसका जल खारा होता है। रेजानी पानी, रेजानी पानी कुएं से प्राप्त वह जल है जो बरसात के दिनों में मिट्टी में रिस कर खंडिया मिट्टी की तरह तक पहुंचकर संरक्षित हो जाता है। ये पानी भूजल में जाकर नहीं मिलता। अगर ये भूजल में जाकर मिल जाएगा तो इसका पानी का जो रूप बदल जाएगा, ये पानी खारा हो जाएगा और जो इसका नाम हो जाएगा वो कौन सा पानी हो जाएगा? पताल पानी, है ना। तो कुएं से प्राप्त पानी को हम क्या कहते हैं? रेजानी पानी। तो ये बेटा हमारे प्रश्न उत्तर थे। अब हम अगले विषय के बारे में कल बातचीत करेंगे।